देखो लास्ट क्लास में एल्कीन्स के लिए हम लोग ने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट किए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था और केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा स्टार्ट किया था हम लोग ने, है ना। हाँ। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में एक चीज हमने ये पढ़ा था कि जो एल्कीन्स का स्ट्रक्चर है, हाँ। एल्कीन्स में क्या होता है कि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और उस प्लेन के अबव एंड बिलो दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। हमने एग्जांपल भी दिया था कि एल्कीन का स्ट्रक्चर बर्गर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बर्गर के जो बीच में जो आलू की टिक्की है उसे मान लो एल्कीन का मॉलिक्यूल, हाँ। और उस आलू की टिक्की के ऊपर और नीचे जो बंस हैं उसे मान लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड्स, हाँ। तो दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में बेंजीन का एक प्लेनर, उसका एल्कीन का एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि एल्कीन के मॉलिक्यूल में प्लेन के अबव एंड बिलो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज हैं, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग अटैकिंग रिएजेंट्स हैं यानी इलेक्ट्रोफाइल्स, वो एल्कीन्स पे अटैक करते हैं या एल्कीन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए एल्कीन्स पे जो भी एडिशन रिएक्शंस हमें मिलेंगे वो सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी। अब दो बातें यहाँ पर आती हैं। पहला कि एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन क्यों मिलेगा। एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एल्कीन्स का, क्योंकि एल्कीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अपने आप को सैचुरेट करने के लिए वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। और वो एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही क्यों होगा, यानी उस एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का ही क्यों होगा, क्योंकि एल्कीन में प्लेनर स्ट्रक्चर के अबव एंड बिलो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं और इसलिए इलेक्ट्रॉन लविंग अटैकिंग रिएजेंट्स अटैक करते हैं। अब वन बाय वन हमें इसके एडिशन रिएक्शंस को पढ़ना है। तो एक बात क्लियर हुई, पहली बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपने जो टेस्ट दिए हैं उसके बाद अब आगे के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन यही है कि एल्कीन्स का जो एडिशन रिएक्शन है वो किस टाइप का एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, फ्री रेडिकल एडिशन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ। तो एल्कीन्स का जो एडिशन रिएक्शन है मेनली वो किस टाइप का एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी उस एडिशन रिएक्शन में एल्कीन के ऊपर फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, सेकंड अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा। ठीक है। अब आ जाइए एग्जांपल्स में। पहला एग्जांपल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तो हमें करस्पॉन्डिंग एल्केन मिलेगा। ये हम लोग ने एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी इससे डिस्कस किया हुआ है। जैसे देखिए इथीन में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या बनेगा, इथेन। साइक्लोहेक्सीन। इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये अनसैचुरेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा या सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। साइक्लोहेक्सीन से हमें साइक्लो हेक्सेन मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए इस इथीन की जगह अगर प्रोपीन दे दें हम, मान लीजिए यहाँ पर हम दे दें प्रोपीन, तो भी रिएक्शन कर सकते हैं। हाँ, प्रोपेन बन जाएगा। प्रोपेन बन जाएगा। प्रोपीन मतलब CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेन। प्रोपेन बनेगा। मतलब CH3 और CH2 एंड CH3 ठीक है ना, प्रोपीन से प्रोपेन, ऐसे ब्यूटीन से ब्यूटेन। कहने का मतलब जो भी एल्कीन है उससे क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा हाइड्रोजन ऐड कर, प्लैटिनम पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस। हाँ। ये एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। हाँ। मैकेनिज्म के बेसिस पर अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। दूसरा एडिशन रिएक्शन जो बहुत कॉमन है एल्कीन में वो है एडिशन ऑफ हैलोजन। हाँ। एल्कीन्स इजीली हैलोजन ऐड करते हैं। एल्कीन्स में आप ब्रोमीन या क्लोरीन को अगर से रिएक्ट कराएंगे या ब्रोमीन या क्लोरीन इजीली एल्कीन के मॉलिक्यूल में ऐड होंगे और विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब है कि 2 हैलोजन एटम्स एल्कीन्स में ऐड होंगे एडजेसेंट पोजीशंस पे, एक ही कार्बन पे नहीं होंगे। उसको जेम डाइहैलाइड कहते हैं हम लोग, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए एल्कीन पे हम एक हैलोजन ऐड कर रहे हैं X2, यहाँ X2 Br2 भी हो सकता है और Cl2 भी हो सकता है, ब्रोमीन या क्लोरीन। तो इस X2 या इस हैलोजन के एक एक हैलोजन एटम दोनों कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, एक विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है। हाँ अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर इस हैलोजन में ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन का हाँ जो ओरिजिनल कलर होता है वो रेडिश ऑरेंज कलर का होता है ब्रोमीन। ठीक जी है, हाँ हाँ ब्रोमीन रेडिश ऑरेंज कलर का होगा और इस रिएक्शन के बाद जब वो हाँ ब्रोमीन इसमें ऐड हो जाएगा तो उसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर हम किसी एल्कीन पे ब्रोमीन का एडिशन करते हैं तो इस रिएक्शन में ब्रोमीन का रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपियर हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, और इसीलिए इस टेस्ट को आप यूज हाँ करते हैं एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये चेक करने के लिए कि कोई कंपाउंड जो गिवन है हमें वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। किसी कंपाउंड में सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है, इसको चेक अनसैचुरेशन। करने के लिए हाँ आप इस रिएक्शन का यूज करते हैं। यानी आपके पास जो कंपाउंड गिवन है उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराइए, ब्रोमीन उसमें ऐड करिए। ठीक है, हाँ अगर ब्रोमीन का रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपियर हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, तो हाँ इसका मतलब कि जो गिवन कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है। और अगर ठीक है। कोई कंपाउंड ब्रोमीन के रेडिश ऑरेंज कलर को चेंज नहीं करता या कलरलेस नहीं करता है हाँ तो इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है, सैचुरेट। सैचुरेटेड। तो सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को टेस्ट करते हैं ब्रोमीन के थ्रू। अब एक बात और समझिएगा, ये जो टेस्ट है फॉर अनसैचुरेशन ये हाँ आपको ये बताएगा कि जो गिवन कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। हाँ एल्कीन भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और एल्काइन भी अनसैचुरेटेड एल्काइन भी। कंपाउंड है। हाँ तो एल्कीन और एल्काइन के अंदर ये क्लियर नहीं करेगा कि गिवन कंपाउंड एल्कीन फैमिली का है या एल्काइन फैमिली का है। आपको केवल अनसैचुरेशन का इंफॉर्मेशन देगा कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। लेकिन अनसैचुरेटेड में वो एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है या एल्काइन फैमिली को एल्काइन बिलोंग कर फैमिली रहा है, ये इस वो टेस्ट नहीं में पता नहीं चलेगा। पता चलेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट हाँ पॉइंट है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में आप इसको यूज करते हैं इस रिएक्शन को। ठीक। ठीक है, हाँ अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब इसके एग्जाम्पल्स में आ जाए, जैसे इथाइलिन। इथाइलिन कॉमन नेम है, आईपीएससी में इथीन कहेंगे इसे। तो इथीन ठीक में है। जब आप ब्रोमीन ऐड करेंगे तो हमने क्या बताया, रेडिश ब्राउन कलर था इसका, ब्राउनिश रेड। और अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे, यानी 1,2 डाई ब्रोमो इथेन मिलेगा। इथेन। ठीक है, और ध्यान हाँ ये समझने वाली बात ये कि यहाँ पर ये रेडिश ब्राउन कलर था, ब्राउनिश रेड था, और 1,2 डाई ब्रोमो इथेन जो मिला वो, कलरलेस है। तो ये एक टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, बार बार हम कह रहे हैं आपसे। ठीक। ठीक है, ठीक। तो इसी तरह से ऐड होगा। ऐसे मान लीजिए क्लोरीन अगर हम ले लेंगे इथीन पे, तो क्लोरीन हाँ में क्लोरीन ऐड करेंगे तो वैसे ही क्लोरीन भी ऐड हो जाएगा, पाई हाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन में एक एक कार्बन पे एक एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। आ जाएगा। 1,2 डाइक्लोरोइथेन या इथाइलिन डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ ये क्लोरीन या ब्रोमीन इजिली ऐड हो जाते हैं। आयोडीन के एडिशन में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। रीजन ये है because attachment of two large size iodine atoms at adjacent carbon creates steric hindrance and hence a molecule of iodine is liberated to form parent alkene। तो ये रिवर्स हो जाता है प्रोसेस जब हम आयोडीनेशन की बात करते हैं। देखिए समझिए क्या प्रॉब्लम आएगी आयोडीनेशन। जब हम एल्कीन्स में आयोडीन ऐड करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम क्लोरीन की जगह आयोडीन I2 ऐड कराते हैं, हाँ ठीक है, तो आयोडीनेशन या एल्कीन में आयोडीन ऐड कराएंगे तो कोई फर्क बहुत नहीं पड़ेगा, जो क्लोरीन है उसकी जगह आयोडीन आ जाएंगे। आयोडीन आ जाएगा। हाँ ठीक है, एडजेसेंट कार्बन पे। लेकिन जो आयोडीन एटम होता है वो बहुत लार्ज साइज का होता है। अगर आप हेलोजेंस में ध्यान दीजिए तो फ्लोरीन से बड़े क्लोरीन, क्लोरीन से और बड़े ब्रोमीन क्लोरीन। और ब्रोमीन से बड़े ब्रोमीन। आयोडीन। आयोडीन लार्ज आयोडीन। साइज के हाँ एटम्स होते हैं। तो जब दो आयोडीन एडजेसेंट पोजीशन पे आएंगे और आयोडीन लार्ज साइज के एटम्स है, जैसे ये एटम मान लीजिए, ऐसे दूसरा एटम वो भी लार्ज साइज का, वो यहाँ पर आ रहा है एडजेसेंट पे, तो जब दो लार्ज साइज के आयोडीन एटम्स एडजेसेंट कार्बन पे बॉन्डेड होंगे तो उनके बीच में स्टेरिक क्राउडिंग शुरू हो जाएगी। हाँ
ठीक है ना। स्टेरिक क्राउडिंग होगी इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो अनस्टेबल होगा, और इसको अवॉइड करने के लिए ये अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा, तो इसके लिए क्या होगा कि तुरंत यहाँ से फिर से आपका ये I2 एलिमिनेट हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए, और वापस यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब आपको वापस पैरेंट एल्कीन मिल जाएगा। तो इसलिए आयोडीनेशन में ये प्रॉब्लम रहती है। एल्कीन्स में अगर हम आयोडीन ऐड करेंगे या कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे 2 आयोडीन एटम्स नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे 2 आयोडीन एटम्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब 2 आयोडीन एटम्स एडजेसेंट कार्बन पे बॉन्डेड होंगे तो उनके लार्ज साइज की वजह से, आयोडीन एटम्स के लार्ज साइज की वजह से उनके बीच में रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसको अवॉइड करने के लिए वो तुरंत आयोडीन एटम्स I2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे और वापस आपके पास वही पुराना आपका पेरेंट एल्कीन मिल जाएगा। तो हेलोजिनेशन में मेनली हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन इसकी ही बात करते हैं। आयोडीनेशन में ये एक प्रॉब्लम रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो हेलोजिनेशन प्रोसेस है, ये साइक्लिक हेलोनियम, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन के थ्रू ये पूरा प्रोसेस होता है। जरा इस मैकेनिज्म को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये कोई डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, ये प्रोसेस पूरा होता कैसे है? हेलोजिनेशन, हेलोजन ऐड होते कैसे? ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड सी। तो जब आप ब्रोमीन या कुछ भी लेकर आएंगे तो यहाँ पर, यहाँ से क्या हुआ, इस ब्रोमीन का हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ, ठीक। देखिएगा, इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ, Br माइनस बना यहाँ से, ये हो गया Br माइनस इधर, और ये बना Br प्लस। इस Br प्लस को, ये जो पाई बॉन्ड था, इस पाई बॉन्ड के थ्रू ये इस Br प्लस के साथ ऐसे साइक्लिक बॉन्ड बनाता है। जैसे साइक्लिक बॉन्ड का मतलब है कि ये दोनों कार्बन एटम ब्रोमीन से बॉन्डेड है, कोई एक नहीं बॉन्डेड है, दोनों ब्रोमीन से एक साथ बॉन्डेड है, पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन से, ठीक है। इसी को हम कहते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ठीक है, साइक्लिक ब्रोमोनियम। अगर क्लोरीन होगा साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, मतलब इन जनरल बोले तो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है पहले बीच में। अब जो यहाँ से क्या अलग हुआ था हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बाद? Br माइनस, ठीक है ना। ये Br प्लस साइक्लिक फॉर्म में इसके साथ कनेक्ट हो गया, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना। अगले स्टेप में ये जो Br माइनस है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से फ्री हो जाएगा, तो ये ब्रोमीन परमानेंटली इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, और जो ये Br माइनस था उसने यहाँ अटैक किया तो दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे आ गया। तो फाइनली आपको दोनों ब्रोमीन मिल गए कार्बन पे। लेकिन पूरे प्रोसेस को अगर हम समझेंगे, अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, तो जो ब्रोमिनेशन, एल्कीन के ऊपर जो ब्रोमीन का एडिशन है या क्लोरीन का एडिशन है, वो साइक्लिक हेलोनियम आयन के थ्रू है। उसमें जो बीच में बनता है वो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, चाहे वो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन हो चाहे साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा इस हेलोजिनेशन को लेकर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं हेलोजिनेशन में। पहली बात कि हेलोजिनेशन में हम ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन की ही बात जनरली करते हैं। आयोडीनेशन में प्रॉब्लम ये है कि आयोडीन एटम्स अगर एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे बॉन्डेड हो जाएंगे तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से तुरंत वो I2 मॉलिक्यूल लिबरेट करके वापस बैक आपको पेरेंट एल्कीन दे देंगे। दूसरी बात कि जो ये ब्रोमिनेशन है ये साइक्लिक हेलोनियम आयन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। नेक्स्ट, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हेलोजेंस का इस रिएक्शन के लिए वो ये है F2Cl2 Br2 और I2। मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन टू एन एल्कीन, इसके लिए मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन कौन है? फ्लोरीन। अगर हम ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन की जगह अगर हम फ्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शन करें तो और फास्ट होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा वायलेंट हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा,
हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा कि हम फ्लोरिनेशन को जनरली अवॉइड करते हैं। तो फ्लोरिनेशन को अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। तो हेलोजिनेशन यानी यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है इस एडिशन रिएक्शन के लिए। हाँ। एक बात और, ये जो रिएक्शन हो रहा है क्या, जो एडिशन ऑफ हेलोजन है ना। हाँ हाँ। तो ये रिएक्शन एक एग्जाम्पल है एंटी एडिशन का। ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को, ये एंटी एडिशन रिएक्शन है। एंटी एडिशन रिएक्शन, इसका क्या मतलब होता है? ये एंटी एडिशन क्या है? एंटी एडिशन का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एंटी एडिशन रिएक्शन होता है ये हेलोजिनेशन। एंटी एडिशन रिएक्शन होता है कि जैसे जब कोई डबल बॉन्ड पे हेलोजन ऐड होगा, हाँ। तो 2 हेलोजन एटम ऐड होंगे उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके। हाँ। तो वो दोनों हेलोजन एटम सी डबल बॉन्ड सी यानी एल्कीन के प्लेन के अपोजिट एंड्स पे ऐड होंगे, एक प्लेन के अबव तो एक प्लेन के बिलो, एंटी मैनर में। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये मान लीजिए हमारा प्लेन ऑफ एल्कीन था, एल्कीन का ये प्लेनर स्ट्रक्चर था, ऐसे था। हाँ। हाँ। अब अगर आप फाइनली इस प्लेनर स्ट्रक्चर को देखेंगे, यही प्लेनर स्ट्रक्चर था मान लीजिए। हाँ। तो फाइनली देखेंगे तो ये वाला ब्रोमीन इस प्लेन के अबव है, और ये ब्रोमीन अगर हम देखेंगे तो वो इस प्लेन के बिलो। तो जो ब्रोमीन एटम्स, 2 ब्रोमीन एटम्स या 2 क्लोरीन एटम्स, ये जो हेलोजन एटम्स ऐड होंगे एल्कीन पे वो एंटी मैनर में ऐड होंगे। 2 टाइप का एडिशन रिएक्शन होता है, एक होता है सिन एडिशन और एक होता है एंटी एडिशन। ये सिन एडिशन और एक होता है एंटी एडिशन। अगर ऐड होने वाले एटम्स या ग्रुप्स, जो भी 2 एटम्स या ग्रुप्स एल्कीन पे या अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे ऐड हो रहे हैं, अगर वो सेम साइड कार्बन एटम्स के या मॉलिक्यूल के प्लेन के सेम साइड अगर वो ऐड होते हैं तो उसको कहते हैं सिन एडिशन। और अगर वो अपोजिट साइड ऐड होते हैं तो होता है एंटी एडिशन। तो अगर कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्रोमिनेशन है या एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एन एल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो सिन एडिशन, एंटी एडिशन दोनों ऑप्शन आपके पास देंगे, तो ये एंटी एडिशन का एग्जांपल है। क्लियर? ठीक है। हाँ। एंटी एडिशन समझ में आया क्या है? हाँ। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ये हमारे पास पेरेंट एल्कीन है ना, हाँ। ये पेरेंट एल्कीन हो सकता है कि इसके ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हो सिस एंड ट्रांस। जो हमारे पास एल्कीन है जिसके ऊपर एडिशन होना है ब्रोमीन का, उसके हो सकता है 2 ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हो, सिस एंड ट्रांस। ठीक है। हाँ। तो जो ये प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, इसके लिए एक रूल याद रखिएगा। एक रूल होता है, इसको हम सब इजी वे में समझा रहे हैं, कार एंड टैम। कार एंड टैम, इसको कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा। कार एंड टैम, इसका मतलब क्या होगा? कार में देखिएगा सिस, सी फॉर सिस, ए फॉर एंटी और आर फॉर रेसिमिक। ठीक है। अगर किसी सिस टाइप ऑफ एल्कीन में कोई एंटी एडिशन टाइप रिएक्शन होता है, जैसे कि ब्रोमिनेशन एंटी एडिशन है, ठीक है, तो द प्रोडक्ट विल बी अ रेसिमिक मिक्सचर। फिर से समझिए, सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन अगर हुआ कोई, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? एक रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक। यहाँ पर देखिए टी फॉर ट्रांस, किसी ट्रांस एल्कीन पे अगर एंटी एडिशन वाला कोई रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट विल बी अ मीजो कंपाउंड। ठीक है, नहीं समझ में आया? कार एंड टैम आ गया। सिस एल्कीन, कार मतलब सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन होगा तो इट गिव्स अ रेसिमिक मिक्सचर। ट्रांस एल्कीन पे अगर एंटी एडिशन होगा कभी तो इट गिव्स अ मीजो कंपाउंड। अब हमने ये पढ़ लिया कि ब्रोमिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन, है ना। हाँ। हमें ये पता चल गया कि ये जो ब्रोमीन का एडिशन है या जो ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन है, ये एंटी एडिशन रिएक्शन है। तो
तो इसका हाँ, मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर सिस एल्कीन यूज करते हैं, अगर एल्कीन का सिस फॉर्म यूज करते हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी अ रेसिमिक मिक्सचर। नई बात समझ में आई? आ गई। और अगर हम यहाँ पर ट्रांस फॉर्म ऑफ एल्कीन यूज करते हैं देन द प्रोडक्ट विल बी अ मीजो कंपाउंड। तो अब जैसे आपसे क्वेश्चन आता है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन आया ब्रोमिनेशन या एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू सिस ब्यूटूइन। ब्रोमीन हम ऐड कर रहे हैं, किस पे ऐड कर रहे हैं? सिस ब्यूटूइन पे। तो सिस पे ऐड कर रहे हैं ना, सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन पे। हाँ, और जो हम ऐड कर रहे हैं यानी ब्रोमिनेशन, वो अपने आप में एक एंटी एडिशन है। हाँ, तो कार रूल लगेगा, कार। हाँ, तो रेजिमिक मिक्सचर। हाँ, तो प्रोडक्ट आपको पूछेंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है ना, तो आप वहां पर रेसमिक वाले को टिक कर देंगे। क्लियर? ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए हम ट्रांस ब्यूटूइन हाँ, इसका ब्रोमिनेशन करें, तो एल्कीन हमने हाँ, ट्रांस लिया और जो हम रिएक्शन करा रहे हैं यानी ब्रोमिनेशन, वो अपने आप में एंटी एडिशन है, टाइम रूल लगेगा। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड। और दूसरा एडिशन हमने क्या कहा था? सिन एडिशन, है ना? हाँ, तो सिन एडिशन में के प्रोडक्ट जस्ट अपोजिट है। अब आप समझिए, आप खुद रिलेट कर सकते हैं कार और टैम जो आपके पास है, इससे कार एंड टैम, तो इसका रिवर्स कर देंगे। जैसे अभी हम क्या कह रहे हैं, इसको एक रूल याद रखेंगे, दूसरा अपने आप आ जाए। सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन करेंगे तो प्रोडक्ट रेसमिक रेजिमिक होगा। मिक्सचर। अगर हाँ, एंटी की जगह मान लीजिए यहाँ साइन एडिशन कर दें, सिन एडिशन कर दें, सिस एल्कीन पे अगर सिन एडिशन करेंगे तो प्रोडक्ट विल बी रेजिमिक। रेसमिक, हटके क्या हो जाएगा, ये मीजो। ये बदल जाएंगे दोनों। ऐसे किसी ट्रांस एल्कीन पे अगर सिन एडिशन वाली कोई रिएक्शन कराएंगे देन प्रोडक्ट विल बी रेजिमिक। हाँ, समझ में आप बात आई? हाँ, हाँ, आप एंटी एडिशन के साथ याद कर लीजिए कार और टाइम। ठीक। अगर कोई सिस एल्कीन, सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन, ठीक है, अगर कोई सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन एंटी एडिशन में रेसमिक प्रोडक्ट बना रहा है, हाँ, सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन साइन एडिशन में मीजो कंपाउंड बनाएगा। ठीक है ना। हाँ, और ऐसे ही आप ट्रांस एल्कीन के लिए है, हाँ, ट्रांस एल्कीन अगर टाइम रूल के अकॉर्डिंग ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन में अगर मेसो कंपाउंड बना रहा है, तो इसका मतलब ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन में रेजिमिक मिक्सचर बनाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है। आप सीधी सी बात कार और टाइम याद रखिएगा। दूसरा अपने आप एंटी एडिशन के साथ सिस एल्कीन का अगर ये प्रोडक्ट है तो सिन एडिशन के साथ सिस एल्कीन का प्रोडक्ट आपको याद हो जाएगा अपने आप। ठीक। हाँ, अब बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से एडिशन रिएक्शंस एंटी एडिशन में आते हैं, कौन से एडिशन रिएक्शंस सिन एडिशन सिन में में आते आता हैं। ये बात तो आपको है। ध्यान थोड़ी याद सी रखना रखनी पड़ेगा। पड़ेगी, है ना। जैसा ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि ये किस में आता है, ये ब्रोमिनेशन है या जो एडिशन ऑफ हेलोजन है वो एंटीडेशन में आता है। ये चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी ना। ठीक है। हाँ। सिन एडिशन का एग्जांपल आएगा तो हम पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट आता है एडिशन। तो हेलोजिनेशन में जो एडिशन ऑफ हेलोजन पढ़ा उसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े एडिशन ऑफ हेलोजन में? एडिशन ऑफ पहले पूरा समझा था मैं। एडिशन ऑफ हेलोजन के लिए जो हमने मेन जो टॉपिक्स पढ़े हैं, मेन पॉइंट्स पढ़े एडिशन ऑफ हेलोजन में, वो पहला ये कि ब्रोमिनेशन या एडिशन ऑफ ब्रोमीन अनसैचुरेशन का एक टेस्ट है। दूसरा, ये जो ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन है ये एंटी मैनर में हो रहा है यानी एंटी एडिशन है। तीसरा, हाँ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। चौथा, ये साइक्लिक हेलोनियम आयन के थ्रू होता है। पांचवा, इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हेलोजन का वो F2Cl2 Br2 एंड N2। क्लियर? चलिए हाँ। अब आइए एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हेलोजन। HX मतलब X कोई भी हेलोजन हो सकता है, HCl, HBr, HI। तो HX का एडिशन, HX का जब एडिशन एल्कीन पे होगा तो हाइड्रोजन हेलो एल्केन्स बनेंगे या जिसको एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं हम लोग।
केस वही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और जो HX का एडिशन हो रहा है उसमें से एक कार्बन पे H और एक कार्बन पे X यानी हेलोजन ऐड हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये जो एडिशन ऑफ HX है, हाइड्रोजन हैलाइड टू एन एल्कीन, इसमें मेन पॉइंट समझिएगा। नंबर 1, इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है HX का, हाइड्रोजन हैलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है इस रिएक्शन के लिए, वो HI HBr HCl है, यानी सबसे ज्यादा HX में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड, देन HBr, देन HCl। ऐसा क्यों? क्योंकि HI ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है इस रिएक्शन में? उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, उसका साइज ज्यादा है। यस, क्योंकि आयोडीन का साइज इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स में सबसे ज्यादा है। उससे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। हाँ ठीक। H और I का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है आयोडीन के लार्जेस्ट साइज की वजह से, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, ब्रेकिंग इजीली होगा, जल्दी इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, जल्दी I माइनस अटैक करेगा, H प्लस या I माइनस का अटैक जो होगा एल्कीन पे फास्ट होगा, तो इसलिए HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, लॉजिकली भी समझिए। दूसरा पॉइंट, ये जो HX का या हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन हो रहा है, अगर ये एडिशन किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हुआ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब जहां पर दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नहीं होंगे, किसी पे कम हाइड्रोजन होंगे, किसी पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अगर एडिशन ऑफ HX हुआ तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब भी HX का या H2O का या किसी भी मॉलिक्यूल का अगर कोई एडिशन होता है किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो उस एडिशन रिएक्शन में एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होगा, जो भी नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल होगा, वो उस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे। जैसे HX मॉलिक्यूल का इस एडिंग मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट क्या है? H और X में से कौन नेगेटिव है इसमें? X। तो जो X होगा यानी जो हेलोजन एटम होगा वो ऑलवेज उस कार्बन पे अटैक करेगा, डबली बॉन्डेड कार्बन पे, जिसपे हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे, अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन हो रहा है तो। ठीक है, क्लियर? ठीक। ये सेट जब एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इस पहले एग्जांपल को देखिएगा, ये हमारे पास एक एल्कीन है और इस पे हमें HCl का एडिशन कराना है, आपको मेजर माइनर प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एरो से दिखाया भी गया है, यहाँ पर अगर हम कार्बन बनाएंगे तो ये बनेगा CH3, ये CH2 बनेगा, यहाँ पर क्योंकि 4 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो यहाँ पर केवल C आएगा, आएगा ना? यहाँ पर C आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? C आएगा, क्योंकि 4। अब C आने का मतलब ये जो कार्बन है ये CH2 बन गया, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और इस कार्बन पे देखेंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके साथ बॉन्डेड है, तो कहाँ पर कम हाइड्रोजन है ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है ना, यानी जो ऑरेंज कलर से हमने दिखाया है वहां पर एक हाइड्रोजन है, और ग्रीन कलर से जो कार्बन दिखाया है वहां पर 2 हाइड्रोजन एटम्स, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इस पे देखिए HCl का एडिशन हो रहा है, HCl में नेगेटिव पार्ट कौन है? Cl। तो Cl उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे, तो CH वाले कार्बन पे। तो देखिए Cl यहाँ पर अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, और जो H है वो यहाँ अटैक कर रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट है। दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा, यानी Cl यहाँ और H यहाँ रिवर्स, Cl यहाँ पे और H यहाँ, ये भी बनेगा, लेकिन ये कैसा प्रोडक्ट होगा? माइनर। तो आप इसे ना भी बनाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हुआ मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे कोई एडिशन रिएक्शन होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब जिस एल्कीन में
कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एडिंग मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट होगा वो लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वाले कार्बन पे ही अटैक करेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। इस एग्जांपल को भी देखिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल का एक और एग्जांपल। अब यहाँ पर देखिए 2 कार्बन एटम्स हैं डबली बॉन्डेड, एक ये कार्बन हो गया, एक ये वाला हो गया। ठीक है। वैलेंसी के हिसाब से देखिएगा, इस कार्बन पे कितनी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है? कौन से वाले कार्बन पे? इस कार्बन पे 3। तो इसका मतलब एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, यहाँ CH बनेगा। हाँ। इस कार्बन पे कितनी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है? सब। इसका मतलब यहाँ C ही बना रहेगा। हाँ। तो कहाँ पर कार्बन का हाइड्रोजन कम है? इस पे, सेकंड वाले पे। हाँ। तो जब HBr ऐड होगा तो जिसका जो नेगेटिव पार्ट है यानी Br माइनस, हाँ, वो कहाँ पर जाकर अटैक करेगा? C पे या CH पे? C पे। C पे करेगा। समझ में आई बात? और H कहाँ करेगा? यहाँ। तो यहाँ जब H करेगा तो ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ Br करेगा तो ये Br हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ब्रोमीन ने यहाँ पर अटैक किया और H ने यहाँ, इसकी वजह से सैचुरेशन हो गया, जो डबल बॉन्ड यहाँ था वो नहीं है। लेकिन Br यहाँ पर नहीं अटैक कर रहा ना, और दूसरे प्रोडक्ट में देखिए Br यहाँ भी अटैक कर रहा है CH2 वाले कार्बन। हाँ, लेकिन वो माइनर है। तो क्लियर है सर्जर रूल का? हाँ। और कोई भी एडिंग मॉलिक्यूल, मान लीजिए अगर यहाँ HBr की जगह हम वाटर का एडिशन कराते हैं इस एल्कीन पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर में नेगेटिव टर्मिनल कौन है? HOH लिख सकते हैं। OH। हाँ। तो OH कहाँ पर अटैक करेगा ये क्लियर है। OH कहाँ अटैक करेगा? जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। तो जो आप यहाँ ब्रोमीन देख रहे हैं इसी की जगह क्या आ जाता? OH। यही मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है। हाँ। सर्जर रूल क्लियर हो गया, एडिशन ऑफ HBr। यहाँ पर भी देखिए सर्जर रूल आपको क्लियर होगा, इसमें भी ध्यान से देखिए HBr का एडिशन हो रहा है। अब 2 कार्बन जो यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन है उनको ध्यान से देखिए, इस कार्बन को देखिएगा और इस कार्बन को देखिएगा। ये वाला कार्बन देखेंगे तो ये CH है। हाँ। और इस कार्बन को देखेंगे तो इसे मान लो कार्बन नंबर 2 कह देते हैं, तो ये CH2 है। हाँ। तो कार्बन 1 पे CH है, कार्बन 2 पे मान लीजिए CH2 है, तो कहाँ पर Br जाना है? CH पे। इस कार्बन पे Br आया और जो दूसरा H था वो इस कार्बन पे आया, ये CH3 हो गया। दूसरा प्रोडक्ट हमने इसमें बनाया ही नहीं, मेजर प्रोडक्ट बनाया। ठीक। तो एडिशन ऑफ HX टू एन एल्कीन, मेन पॉइंट्स क्या है? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। नंबर 2, किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अगर ये रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ HX में HCl, HBr, HI कुछ भी हो, किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अगर इसका एडिशन होगा तो ये एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। तीसरी बात, इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है HX का वो HI, HBr, HCl एंड HF है। मतलब द मोस्ट रिएक्टिव HX रिएक्शन के लिए वो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और वो बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। अब जरा मैकेनिज्म लेवल पे आते हैं। ये जो HX का एडिशन हो रहा है, HX मतलब HCl, HBr, HI, मैकेनिज्म लेवल पे कैसे हो रहा है तो ध्यान समझिए। ये जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ HX, ये पहली बात इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, मेन पॉइंट्स। दूसरी बात, इसमें कार्बोकैटायन बनता है एज इंटरमीडिएट वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है। ठीक है। और ये कार्बोकैटायन बना कैसे? अब इस पूरे मैकेनिज्म पे आते हैं, पूरा प्रोसेस हुआ कैसे बेसिकली। देखिए सबसे पहले इसमें 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई भी एल्कीन आपने लिया, जैसे यहाँ पर हमने इथीन लिया है ना, HBr के साथ इसको HBr का एडिशन कराया इस पे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो भी HBr लें या HCl लें या HI लें, उसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रहा है ऐसे। Br माइनस अलग हो रहा है और क्या बन रहा है? H प्लस। H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे ये। ठीक है।
तो इस हाँ, H प्लस को इस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इस एल्कीन ने इस H प्लस को एक्सेप्ट किया, या हाँ, ये कह लो कि इस H प्लस ने एल्कीन पे अटैक किया। ठीक। अब एक्सेप्ट कैसे किया वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। इस पाई बॉन्ड में, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, एक पाई। पाई। तो सबसे जब H प्लस इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से इस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, इधर या इधर कहीं एक तरफ हुई, मान लो इधर शिफ्ट हुआ। जब यहाँ शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया? माइनस। माइनस। और इस कार्बन पे जिससे अवे गया इलेक्ट्रॉन उस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, प्लस। प्लस आ गया। अब यहाँ ये H प्लस जनरेट हुआ था, तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा? प्लस सेंटर पे कि माइनस सेंटर पे? माइनस सेंटर पे। माइनस। तो इस H प्लस ने यहाँ पर अटैक कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो गया CH3, हाँ, ठीक है, और इस कार्बन पे हाँ, प्लस रह गया। हाँ, ये पहला अटैक है। तो पहला अटैक किसका हो रहा है? HBr के अंदर हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ, H प्लस हाँ, अलग हुआ, Br माइनस अलग हुआ, उस H प्लस ने ठीक। अटैक किया एल्कीन के ऊपर। तो पहला अटैक H प्लस का है, H प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल का है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये। ठीक। अब ये जो कार्बोकैटायन बना सेकंड स्टेप पे, जो ब्रोमीन माइनस ब्रोमाइड आयन Br माइनस बना था, उसने अब इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर दिया और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया। मिल गया। तो मैकेनिज्म में क्या खास बात है? मैकेनिज्म में खास बात ये है कि पहले जो भी आप HX लेंगे, HCl हो या HBr हो या HI हो, जो भी होगा, हाँ, का हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, H प्लस आयन बनेगा जो एज एन इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पे अटैक करेगा H प्लस आयन, और एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। उस कार्बोकैटायन पे बचा हुआ Br माइनस या Cl माइनस जैसा भी केस है वो अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक। ठीक है। हाँ, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है। स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। एडिशन ऑफ ब्रोमाइड आयन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप 2 में हो रहा है। स्टेप 1 में कैसा एडिशन हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक। तो हम इस पहला स्टेप में कौन सा एडिशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ एडिशन रिएक्शन डिसाइड करते हैं। अब एक और ठीक है। एग्जांपल देखिए, ये है प्रोपीन, है ना? हाँ, तो जरा और समझ हाँ, में आएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बन नंबर 1। प्रोपीन पे देखिए HBr का एडिशन हो रहा है। तो इस HBr में अब मैकेनिज्म लेवल पे जाएंगे तो इस HBr में पहले हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, क्या बनेगा? Br माइनस और H प्लस। H प्लस। पहला अटैक किसका होगा? हाँ, H प्लस। अब ध्यान H समझ, प्लस का। H प्लस का अटैक करने के लिए इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी पहले प्रोटीन के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दो ठीक। तरीके से हो सकती है। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाए, ठीक है, या हो सकता है हाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाए। हाँ, H प्लस के अटैक के लिए एक नेगेटिव सेंटर होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। हाँ, तो नेगेटिव सेंटर बनाने के लिए प्रोटीन के अंदर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ब्रेकिंग होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। ठीक। अब वो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या तो CH2 कार्बन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा या CH वाले कार्बन की तरफ चला जाएगा। हाँ, हम दोनों ही केसेस को लेकर आपको समझाते हैं। अभी पहला केस हम ये मान लेते हैं कि ये जो CH2 ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। पहले इस हाँ, केस को देखिएगा। तो जब इधर शिफ्ट हुआ तो यहीं पर नेगेटिव सेंटर बनेगा, हम्म, तो H प्लस भी यहीं पर नहीं तो अटैक करेगा। उस केस में C1 पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है अच्छा, इधर शिफ्ट, हाँ, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यहाँ निगेटिव बना, जहाँ निगेटिव बना वहीं पर इस H प्लस ने अटैक कर लिया, हाँ, तो ऐसा बनेगा ना CH3, ये हो जाएगा CH2, भाई ये CS था, अब इस पे H प्लस ने अटैक हाँ, कर दिया, ये CH2 बन गया, हम्म, और इस CH2 पे प्लस चार्ज रह जाएगा, CH2 प्लस, ये मिलेगा, हाँ, प्लस ब्रोमाइड आयन जो यहाँ से अलग हुआ। ठीक। दूसरा केस हम मान लेते हैं कि ऐसे नहीं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ होगा, हम्म, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग फिर इधर हो सकती है। तो उस केस में यहाँ निगेटिव सेंटर डेवलप हुआ, तो H प्लस ने अटैक भी यहीं पर किया, हाँ, तो यहाँ बन गया CH3, सेंट। हाँ, और प्लस इस बार किस पे आ गया? इस 2 पे,
सेंटर वाले पे, हाँ 2 वाले पे। इसके अलावा तो नहीं हो सकता भाई। H+ के अटैक के यही तो दो तरीके हैं। मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन हाँ शिफ्टिंग होगी, वो इन दो तरीके से हो सकती है। हाँ अब आपको भी खुद पता चल जाएगा कि कौन सी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो ठीक। केसेस हो गए। अब पहले केस में देखिए, हाँ पहले केस में प्लस चार्ज इस कार्बन पे मेंटेन है। ये कैसा कार्बन है? हाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? प्राइमरी। तो इसका मतलब अगर पहले स्टेप के थ्रू प्रोसेस हुआ तो एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो इस तरह से, यानी जो सेकंड ऑप्शन हमने कहा था, अगर वैसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के थ्रू प्रोसेस आगे बढ़ा तो हमें एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिला एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है। हाँ रिएक्शन प्राइमरी कार्बोकेटाइन के थ्रू भी जा सकता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के थ्रू भी जा सकता है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? सेकेंडरी। तो रिएक्शन मोर स्टेबल पाथ को फॉलो करेगा या लेस स्टेबल पाथ को फॉलो करेगा? मोर स्टेबल पाथ को। तो इसका मतलब इस दोनों इंटरमीडिएट में ये डोमिनेट कर जाएगा। हाँ तो रिएक्शन इधर इस तरफ से नहीं जाएगा, यानी रिएक्शन इस मैकेनिज्म को फॉलो करता हुआ बढ़ेगा आगे। ठीक है। तो अगले स्टेप में हाँ देखिए, हमने इसी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे, इस वाले कार्बोकेटाइन को हमने मेन रखा, और इस सेकेंडरी हाँ कार्बोकेटाइन पे ये जो ब्रोमाइड आयन था इसने अटैक किया CH+ वाले पे, और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है। हाँ समझाना हमें ये था कि ये जो मैकेनिज्म है, जो एडिशन ऑफ HPR हो रहा है किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, ये वाया कार्बोकेटाइन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में मोर देन 1 कार्बोकेटाइन का चांस बनता है रिएक्शन में, तो रिएक्शन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन वाले मैकेनिज्म से होकर जाएगी। ठीक है। हाँ और एक बात और समझिएगा, हम बार बार ये बात कहते हैं कि जो कार्बोकेटाइंस हैं उनके पास एक स्पेशल टेंडेंसी होती है अपने आप को रीअरेंज करने की, है ना? हाँ तो हो सकता है कि जब आप किसी एल्कीन पे HBr का एडिशन कर रहे हो, तो हो सकता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट मिले वो आपके एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से डिफरेंट हो। ऐसा हो सकता है। और ठीक। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बीच में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो अपने आप को रीअरेंज कर कर लेगा। लेगा। बात समझ में आई? हाँ जैसे कि एक एग्जांपल समझिएगा, हम आपसे कहते हैं CH3, इसको समझिएगा अभी क्लियर हो जाएगा। CH2 ठीक। CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, इसको समझिए। ये कौन सा एल्कीन है? क्या नाम है इस एल्कीन का? पेंटीन। पेंटीन। गुड। तो इस एल्कीन की अगर हम बात करेंगे, ये CH3 CH2 CH2, पेंटीन में भी क्या कोई नंबर वगैरह है? पेंट 1 इन है, पेंट 2 इन है, क्या है? 1 इन। है ना? हाँ इस पे हम HBr का एडिशन करें तो क्या हम प्रोडक्ट समझ सकते हैं? हाँ समझ सकते हैं ना इसके प्रोडक्ट? हाँ ठीक है। इसको बनाइएगा अच्छा, पेंट 1 इन के प्रोडक्ट्स को। ठीक। ठीक। तो हमें मेन जो समझना है, HBr का जब हम एडिशन करते हैं या HCl का, तो उसमें मेन पॉइंट्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, नंबर 2 मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है, नंबर 3 वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, ठीक। और नंबर 4 कि अगर एक से ज्यादा कार्बोकेटाइंस के थ्रू रिएक्शन मूव कर सकता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि रिएक्शन किस कार्बोकेटाइन को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर HBr का जो ये एडिशन हो रहा है एल्कीन पे, उसके लिए एक इफेक्ट है विच इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। हाँ 3 बातें बहुत खास। पहली, ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ये केवल HBr के एडिशन के लिए है, ओनली एंड ओनली फॉर द एडिशन ऑफ HBr टू एन एल्कीन। मतलब ठीक। एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ HI या नहीं होगा। एडिशन ऑफ HF टू एन एल्कीन
इनके ऊपर पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। पेरोक्साइड इफेक्ट केवल और केवल HBr के एडिशन के लिए है, इन जनरल HX के एडिशन के लिए नहीं है। ठीक। नंबर 2, जो जब कभी भी HBr का हम एडिशन करेंगे टू एन एल्कीन, हाँ, और उसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम एडिशन करते हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में, जिसमें मोस्ट कॉमन है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक। तो जब हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन करेंगे टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो एडिशन ऑपोजिट टू मार्कोनिकॉफ्स रूल होगा, जस्ट ऑपोजिट टू। यानी उस केस में ब्रोमीन, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल है ब्रोमीन, हाँ, कहां पर अटैक करेगा? जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उसे ज्यादा मिलेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, एडिशन ऑफ HBr टू एन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तीसरी बात, नॉर्मल जो एडिशन ऑफ HBr है इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, सिंपली जो एडिशन ऑफ HBr टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। लेकिन एडिशन ऑफ HBr टू एन एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो मैकेनिज्म लेवल पे भी डिफरेंस है। HBr का जो एडिशन हो रहा है किसी एल्कीन के ऊपर, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो एडिशन हो रहा है, उसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म है। यानी इसमें एक फ्री रेडिकल अटैक करेगा एल्कीन के ऊपर। ठीक है, तो 3 खास बातें। नंबर 1, पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल है। HCl या HI का अगर एडिशन किसी एल्कीन पे हो रहा है, तो उसमें चाहे पेरोक्साइड यूज करो चाहे ना करो, आपको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट मिलेगा। HBr के केस में क्या होता है कि पेरोक्साइड यूज नहीं करते हो तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन करते हैं किसी एल्कीन पे, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। पेरोक्साइड इफेक्ट यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब हम HBr का एडिशन करेंगे, तो ये फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म है। क्लियर? हाँ। तो ये 3 खास बातें। क्या क्या खास बातें? पहली बात, एडिशन ऑफ HBr के लिए केवल बात करते हैं हम। हाँ। दूसरी बात, ऑपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन होगा। हाँ। तीसरी बात कि ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए हमने प्रोटीन का एडिशन कराया है। अगर आप ध्यान समझेंगे तो यहाँ प्रोटीन का एडिशन करा रहे हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोटीन, उस पे HBr का एडिशन करा रहे हैं। एक तरफ देखिए पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं, एक तरफ नो पेरोक्साइड। तो आप ध्यान दीजिए, डिफरेंस समझिए। जब हम पेरोक्साइड नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है यानी Br, वो इन दोनों में से अटैक कहाँ कर रहा है? जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, मतलब CH पे। तब आपको प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है। और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो ये ब्रोमीन कहाँ अटैक कर रहा है? जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब ये CH2 पे अटैक कर रहा है। तब आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है। ये जस्ट अपोजिट हो गया मार्कोनिकॉफ रूल के। यही पेरोक्साइड इफेक्ट है। ठीक है, अब जरा मैकेनिज्म के लेवल पे जरा बात करते हैं। तो पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो कैसे वर्क करता है? पहली बात हमने क्या कहा, पेरोक्साइड इफेक्ट फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म है, ये फ्री रेडिकल एडिशन। कैसे होता है इस पूरे प्रोसेस को समझिएगा, यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आप पेरोक्साइड लेंगे, या जो जैसे कॉमन जो है वो बेंजोइल पेरोक्साइड, तो जो भी आप पेरोक्साइड लेंगे, उस पेरोक्साइड के अंदर पहले होमोलिसिस होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड लेंगे तो इस तरह से उसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। यहाँ से ये पूरा एक फ्री रेडिकल बना, C6H5COO फ्री रेडिकल, इसको बेंजोइल फ्री रेडिकल कहते हैं। और यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से भी यही फ्री रेडिकल बना, C6H5COO, यानी 2 फ्री रेडिकल्स बने आपको, C6H5COO बेंजोइल फ्री रेडिकल, होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, अगले स्टेप में इस
इस बेंजोइल फ्री रेडिकल के अंदर भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ ऐसे, एक यहाँ एक यहाँ। और इस होमोलिटिक क्लीवेज से उस बेंजोइल फ्री रेडिकल के अंदर से क्या रिलीज हो गया, CO2। और यहाँ आपके पास C6H5 फ्री रेडिकल बना जिसको कहते हैं फिनाइल फ्री रेडिकल। इस फिनाइल फ्री रेडिकल C6H5 फ्री रेडिकल ने HBr के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज को सपोर्ट किया और इसने बना लिया C6H6 बेंजीन, और प्लस क्या छोड़ दिया, Br फ्री रेडिकल। तो सिस्टम में ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये अटैक करेगा, ध्यान समझिएगा। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पेरोक्साइड का रोल क्या है, पेरोक्साइड का रोल है HBr के होमोलिटिक क्लीवेज को सपोर्ट करना। अभी देखिए जो HBr की हम बात करें, HBr में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br। तो और वो भी हेलोजन फैमिली का है, वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ब्रोमीन हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन जनरल जब कभी भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हेट्रोलिटिकली ही ब्रेक होगा, यानी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन है वो हमेशा Br- बनेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है H और Br में। तो होमोलिटिक क्लीवेज का तो कोई चांस ही नहीं बनता HBr के अंदर। जो पेरोक्साइड आप यूज कर रहे हो उस पेरोक्साइड का इफेक्ट ही यही है। उस पेरोक्साइड का रोल क्या है कि HBr जैसे मॉलिक्यूल के में जहां पर बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज्यादा डिफरेंस है, ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर भी होमोलिटिक क्लीवेज को सपोर्ट करना। क्योंकि जब तक HBr के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है HBr से, वो होमोलिटिक क्लीवेज से ही हो रहा है। और होमोलिटिक क्लीवेज हो बॉन्ड के अंदर, हेटेरोलिटिक क्लीवेज ना हो, इसीलिए पेरोक्साइड का यूज किया जा रहा है। तो पहला स्टेप जरा समझिएगा। पेरोक्साइड प्रोसेस में क्रॉस इफेक्ट में क्या हुआ कि जो भी आप पेरोक्साइड ले रहे हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड ले रहे हैं, पहले उसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, यहाँ से बेंजोइल फ्री रेडिकल बने। बेंजोइल फ्री रेडिकल के अंदर फिर इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, तो फिनाइल फ्री रेडिकल बना C6H5 फ्री रेडिकल और प्लस CO2। और इस C6H5 यानी फिनाइल फ्री रेडिकल ने HBr के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज को सपोर्ट किया और बेंजीन बना लिया, बेंजीन बनाया और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है। अब देखिए, अभी आपके पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना। अब अगले स्टेप में आते हैं। अब वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल एल्कीन पे अटैक करेगा, जो भी एल्कीन आपके पास है। जैसे यहाँ पर हमने प्रोपीन लिया हुआ, तो वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस प्रोपीन पे अटैक करेगा। और क्योंकि वो एक फ्री रेडिकल है तो वो रिएक्ट एक फ्री रेडिकल के साथ ही करेगा। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल के अटैक पे, इसकी ब्रोमीन फ्री रेडिकल की डिमांड पे, इस पाई बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, क्योंकि इसको भी तो फ्री रेडिकल चाहिए, तो वो होमोलिटिक क्लीवेज से मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया और ये इलेक्ट्रॉन आ गया इस कार्बन के पास। दोनों कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से। ठीक है। ठीक। अब देखिए, अब ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो हम दो केसेस दिखा रहे हैं। इस पहले केस में देखिएगा, अभी हम मान लें ये ब्रोमीन इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, ए वाले में। तो देखिए, इस कार्बन से ब्रोमीन बॉन्डेड हो गया और यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो एज इट इज रह गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? नहीं आ रही है। हम इसका रिवर्स मान लें, हम कहते हैं कि नहीं, ये ब्रोमीन यहाँ पर जाकर बॉन्ड बनाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो दोनों केसेस हमने मान ली। भाई दो पॉसिबिलिटी हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटी हमने मान ली। पहली पॉसिबिलिटी में देखिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो एक प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी में जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन रहा है, ज्यादा स्टेबल है। तो रिएक्शन इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो जो मेजर इंटरमीडिएट होगा वो एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल होगा।
हाँ क्लियर? हाँ अब देखिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल, यहाँ पर ये पाथ हमने कहा कि यहाँ पर रिएक्शन इस पाथ को ज्यादा फॉलो करेगा या लाइक करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है। हाँ ठीक है, बात समझ? हमने पॉसिबिलिटी दोनों दिखाई कि भाई देखिए इसका होमोलिटिक क्लीवेज जब होगा दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ब्रोमीन कहीं भी बॉन्ड बना सकता, हमने दोनों बॉन्ड बना के भी दिखा दिए। हाँ लेकिन यही पाथ क्यों वो फॉलो करेगा? क्योंकि इस पाथ में उसको एक ज्यादा स्टेबल स्टेबल। इंटरमीडिएट मिल रहा है। हाँ तो अगले स्टेप में देखिए हम इसी को मेन इंटरमीडिएट मान लेके चल रहे हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट बना, ये वाला देखिए, यही वाला हमने यहाँ लिया है। क्यों लिया? क्योंकि हाँ यही मेजर इंटरमीडिएट है। मेजर। हाँ ठीक। ये जो इंटरमीडिएट है अगले स्टेप में उसने एक फ्रेश HBr के साथ रिएक्ट किया, ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज हुआ और इस H फ्री रेडिकल ने जो बचा हुआ फ्री रेडिकल था यहाँ पर अटैक कर लिया। ठीक। आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल गया, और यहाँ से ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर देखिए फ्री हो गया। ये फ्री हो गया अगले स्टेप में अटैक करने के लिए। पूरे रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा रिएक्शन वाया फ्री रेडिकल नहीं है। हाँ और जो एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में HBr का एडिशन हो रहा था वो पूरा रिएक्शन देखिए वाया कार्बोकैटायन था। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था और ये फ्री रेडिकल एडिशन है। फ्री रेडिकल। हाँ ठीक है, यही आपका पेरोक्साइड इफेक्ट है या खरास इफेक्ट है। अब एक बात ध्यान समझिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वो केवल और केवल HBr के साथ ही इफेक्टिव है। ठीक। HCl या HI का अगर हम एडिशन करा रहे हैं तो आप पेरोक्साइड यूज करो या ना करो, आपको प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा और रिएक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होगा। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन है, हमसे कह रहे हैं कि एक एडिशन हमें कराना है HBr का हेक्स 1-ene पे। तो इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दोनों में बताइए। तो हमने ये हेक्स 1-ene लिया, अभी हम नो पेरोक्साइड, कोई पेरोक्साइड यूज नहीं कर रहे हैं। जब पेरोक्साइड यूज नहीं कर रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। हाँ। तब इन दोनों में से कहां पर नेगेटिव पार्ट यानी ब्रोमीन कहां ऐड होगा? CH2 पे या CH पे? CH पे। तब आपको 2 ब्रोमोहेक्सेन मिल रहा है। हाँ। और यही रिएक्शन जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन चलेगा। हाँ। अब ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा? तब CH2 पे अटैक करेगा, 1 ब्रोमोहेक्सेन मिलेगा। हाँ। ठीक है, ठीक। तो ये है आपका एडिशन ऑफ HX। ठीक। क्लियर? हाँ।